नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान सभा के गठन और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में बात की थी। उसी कड़ी से आगे बात करते हुए आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कि अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आता है कि जब संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया तो फिर इसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब भोजन तैयार हो गया तो फिर खाने के लिए क्यों रोका जा रहा है, उपयोग में लाने के लिए क्यों रोका जा रहा है। ये सहज सवाल हर व्यक्ति के मन में आता है और इसको मैं यहाँ स्पष्ट करूंगा आप लोगों को। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, पूर्ण हो गया, उसे पूर्ण स्वराज्य दिवस को स्मृति में बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूर्ण स्वराज्य दिवस, ये पूर्ण स्वराज्य दिवस क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को ये बात समझना होगा कि कांग्रेस में दो धाराएं चल रही थी। एक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और इनके कुछ साथियों की, दूसरा पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद इनकी। अब यहाँ इन दोनों के विचारों में एक अंतर था कि जो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये जो लोग थे, ये औपनिवेशिक स्वराज्य को भी भारत के लिए ठीक मानते थे। औपनिवेशिक स्वराज्य का समर्थन करते थे। लेकिन पंडित नेहरू और सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और इन जैसे बहुत से युवा, वे चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिले, यानी एब्सोल्यूट फ्रीडम वाली स्थिति हो। तो आपको याद होगा कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस का, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर लास्ट में ही होते थे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना भी दिसंबर लास्ट में हुई थी, 26 दिसंबर 1885 को। तो हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर लास्ट में ही होता था। कभी कभी कुछ विशेष सत्र जरूर हुए जो बीच में भी बुलाए गए, लेकिन सामान्यतया जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वह दिसंबर लास्ट में ही होता था। तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, इस अधिवेशन में पंडित नेहरू को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और पंडित नेहरू युवा थे और उन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में अपना एक जोरदार भाषण दिया और बहुत प्रभावशाली भाषण दिया और उसमें अपनी एक मांग रखी कि हमको हर स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और इस अधिवेशन की एक खास बात और थी कि इस अधिवेशन में सबसे ज्यादा युवा लोगों ने सहभागिता की, यानी अब तक जितने भी अधिवेशन हुए उन सब अधिवेशनों की अपेक्षा इस अधिवेशन में अधिकतम युवा लोग शामिल हुए, यानी बहुत युवा लोग शामिल हुए। और युवाओं ने, आपको पता ही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तरुणाई जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं ने पूरे जोश के साथ पंडित नेहरू के इस मत का समर्थन किया, पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का समर्थन किया और यह प्रस्ताव भारी मतों से पारित हो गया, यानी पास हो गया। तो जब ये पास हुआ तो इस प्रस्ताव के पारित होने की खुशी में इन सब लोगों ने यह घोषित किया कि आगामी 26 तारीख को, देखो दिसंबर लास्ट में अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1929 में अधिवेशन हुआ, तो आगामी 26 तारीख को, यानी 26 तारीख कब आएगी, जनवरी में आएगी, जनवरी 1930 को, आगामी 26 तारीख को यानी जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे, इन्होंने ये घोषित किया। और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया, बहुत जोर शोर से, बहुत जोश के साथ, बहुत हर्ष के साथ इन्होंने यह दिवस मनाया। और
न केवल 26 जनवरी 1930 को मनाया, अभी तो हर वर्ष 26 तारीख को पूर्ण स्वराज्य दिवस को मनाया जाने लग गया। जिस प्रकार हम होली, दिवाली, ईद का त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार ये निरंतर जारी रहा। तो जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो संविधान निर्माताओं के ध्यान में ये बात आई कि भाई इस संविधान को हम अभी क्यों लागू करें, इसको कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं और जो अच्छा दिन आएगा आगामी 26 जनवरी को, उस दिन हम इसको लागू कर देंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर देंगे। तो इस उद्देश्य से यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी पूर्ण स्वराज्य दिवस को स्मृति में बनाए रखने के लिए, कि ये दिवस स्मृति में रहे, इसको स्मृति में बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और उस दिन का नाम परिवर्तित करके गणतंत्र दिवस कर दिया गया। आज इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के लगभग 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। बहुत बार पीएससी, यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिनके बिना काम नहीं चल सकता था, जिसमें विशेषकर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे और वो उस समय पारित होना आवश्यक थे, तो उन लगभग 15 अनुच्छेदों को उसी समय पारित कर दिया गया। और ये जो 2 महीने का अंतराल था 26 नवंबर से 26 जनवरी 1950 तक का, इस अंतराल में भी बीच बीच में कुछ अन्य अनुच्छेदों को पारित किया गया, लेकिन जो संविधान का एक बड़ा हिस्सा था, संविधान का एक बड़ा भाग था, वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए ये कहा जाता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वरना इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ, इसका कुछ हिस्सा पहले ही लागू हो गया था। तो ये सब लोग ध्यान रखना, मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया, ये बात बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें लगभग 284 सदस्य उस समय मौजूद थे। कुछ अनुपस्थित थे, जैसे 299 कुल सदस्य थे, उनमें कुछ अनुपस्थित थे। तो 284 सदस्यों ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी घोषित किया, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। और संविधान निर्माण के दौरान भारत में एक घटना और हुई, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, और उसके साक्षी राजेंद्र प्रसाद भी हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी उस अंतरिम सरकार में मंत्री थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद। तो कोई पूछे कि भारत का प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन है, तो उसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। बहुत लोग इससे अनभिज्ञ है, बहुत लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान निर्माण के दौरान 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जैसा कि मैंने पहले कैबिनेट मिशन योजना के समय भी जिक्र किया था कि कैबिनेट मिशन योजना में 2 बातें रखी गई थी। एक तो संविधान सभा के निर्माण की बात, वो भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, और दूसरा जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था अंतरिम सरकार के गठन का, तो उसी प्रस्ताव के फलस्वरूप यह अंतरिम सरकार बनाई गई 2 सितंबर 1946 को। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेवेल अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो और इसका आंसर बहुत गलत दे देते हैं। लॉर्ड वेवेल अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, जबकि बहुत से स्टूडेंट्स इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के अध्यक्ष मानते हैं। नहीं, ये गलत है। पर अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वाइसराय लॉर्ड वेवेल थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन
पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री होना अलग बात है और अध्यक्ष होना अलग बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के और भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। आप लोगों को यह ध्यान होना चाहिए कि पंडित नेहरू के पास विदेश मंत्रालय अंत तक रहा, यानी विदेश मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी यही थे और प्रधानमंत्री तो थे ही, अंतरिम सरकार के भी थे और बाद में आज़ादी के बाद में भी ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब मैं यहाँ संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को समझना होगा। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, क्योंकि हैदराबाद का निजाम रुष्ट था और वो तो यहाँ तक अड़ा हुआ था कि भाई हैदराबाद को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो सबने पूछा भाई आप हैदराबाद को अलग राज्य क्यों बनाना चाह रहे हो, तो इन्होंने तर्क भी दिया कि भाई आपने एक पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान बना दिया, तो एक दक्षिणी पाकिस्तान और बना दो। यानी इनके कहने का मतलब है कि भारत की चारों तरफ पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो जाए। ये पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, लेकिन हैदराबाद की स्थिति अलग थी। हैदराबाद में क्या था कि जो जनसंख्या थी वो हिंदू अधिक थी और वह इस पाकिस्तान में विलय के विरोध में थी। कश्मीर और हैदराबाद में ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी लेकिन शासक हिंदू था, ये ध्यान रही आप लोगों को। कश्मीर में जनसंख्या मुस्लिम अधिक थी लेकिन शासक हिंदू था। हैदराबाद में जनसंख्या हिंदू अधिक थी लेकिन शासक मुस्लिम था। और यह पाकिस्तान के जिन्ना और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों से हैदराबाद के निजाम की बात चल रही थी और हैदराबाद पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, लेकिन यह सब बाद में हल कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी अपने अल्प प्रतिनिधित्व का बहाना बनाकर संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, यानी संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हमको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू जन पॉपुलेशन वह नहीं मिला, तो इस कारण मुस्लिम लीग ने भी संविधान सभा का बहिष्कार किया। कुछ और बातें हैं। डॉक्टर VN राव संविधान सभा के कानूनी, विधिक या संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आप लोगों को ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इन सबको याद रखना बहुत आवश्यक है। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डॉक्टर VN राव को देखो, संवैधानिक, कानूनी या विधिक एक ही बात है, सलाहकार थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, कई बार पूछा जाता है। देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? अब अध्यक्ष तो सबको याद रहता है लेकिन उपाध्यक्ष को याद नहीं कर पाते, तो इसलिए यहाँ ये याद रखना है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर HC मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी थे। पूरा नाम है इनका हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। संविधान सभा में कुल 12 महिला सदस्यों ने सहभागिता की। महिला सदस्य भी थी और उनकी संख्या 12 थी। 12 महिला सदस्य थी, जिनमें से प्रमुख हैं विजय लक्ष्मी पंडित, लीला नाग, बेगम एजाज रसूल, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा देवी, दुर्गाबाई देशमुख। ये ऐसे करके कुल 12 महिला सदस्य संविधान सभा में थी, यानी महिलाओं को भी इस संविधान सभा में प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। वाचन से तात्पर्य यह है कि संविधान सभा के कार्यों की समीक्षा बैठक। वाचन का मतलब कोई ये नहीं कि वह इसको यूं पढ़ रहे हैं, वाचन से ये तात्पर्य। संविधान सभा के वाचन से मतलब है कि संविधान सभा के कार्यों की समीक्षा, और ये समय समय पर हुई। तो ये 3 समीक्षा बैठक हुई, जिनमें सबसे अधिक समय तक द्वितीय वाचन रहा, यानी द्वितीय बैठक जो हुई उसमें सबसे अधिक समय लगा। तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, याद रखना इस तारीख को। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला।
15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन 17 नवंबर, ये 17 अक्टूबर था, यहाँ 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, यानी संविधान निर्माण के अंतिम दिन तक 26 नवंबर 1949 तक चला। ये तीसरा वाचन था। और जब ये तीसरा वाचन पढ़ा गया, तीसरा वाचन हुआ, इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान बनकर तैयार हो गया है, अब इसे पारित किया जाए, इसे लागू किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर की ये उद्घोषणा हो गई थी कि संविधान लगभग बनकर तैयार हो गया है, अब इसे लागू किया जाए। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, 12 बड़े अधिवेशन हुए तथा लगभग 165 बैठकें आयोजित की गई, लगभग 165 बैठकें। और कई लोग तो संविधान सभा यानी संविधान निर्माण के दौरान जो खर्चा हुआ उसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन वो कोई इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। तो यहाँ आप लोगों को ये समझना होगा, संविधान के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टर श्री H.N. मुखर्जी थे, जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट, पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनाया। संविधान के सुलेखन का कार्य श्री प्रेम बिहारी नारायण ने किया और संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन का कार्य श्री बसंत कुमार वैद्य द्वारा किया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, हिंदी संस्करण के सुलेखन का कार्य बसंत कुमार वैद्य द्वारा किया गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। जब भारत आजाद हुआ उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन चलता था वो, तो उस समय जब भारत आजाद हुआ उस समय आचार्य JB कृपलानी थे। इनका पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। अगला, जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार थी। मैंने पहले भी ये बात बताई आप लोगों को, लेबर पार्टी की सरकार थी और लॉर्ड क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है कि जब भारत को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय आजाद किया गया, या भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। ये बहुत बार छोटे छोटे क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला, जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये भारत आजाद हुआ तब भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर कोई दूसरे प्रकार से पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो C राजागोपालाचारी थे। ये भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल C राजागोपालाचारी थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल 27 समितियां बनाई गई थी, जिनमें कुछ स्थायी समितियां और कुछ अस्थायी समितियां थी। तो इस प्रकार कुल 27 समितियां थी। इन सभी समितियों द्वारा अपने अपने निर्धारित कार्य को समय अंतर्गत अवधि में पूर्ण किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। आगे अगले व्याख्यानों में हम कुछ प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों, इनके संबंध में जिक्र करेंगे और कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जिक्र करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद।